अगर आप दुनिया की खबरों पर नजर डालें तो ऐसा लगता है जैसे एक एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात बिछी हुई है। हम्म। कोई देश किसी का दोस्त बन रहा है तो कोई किसी के खिलाफ गुट बना रहा है। हम्म। हर कोई अपनी ताकत बढ़ा रहा है। सही बात है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर आखिर देश एक दूसरे से ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? इस वैश्विक शतरंज के नियम क्या हैं? और देखिए, ये कोई आज का खेल नहीं है, ये तो सदियों से चला आ रहा है। और इसे समझने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दो सबसे पुराने और शायद सबसे जरूरी नियमों को समझना होगा। और ये नियम आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 100 साल पहले थे। बिल्कुल। बिल्कुल। हमारे पास यूपीएससी के राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी पीएसआईआर वैकल्पिक विषय के लिए तैयार किए गए कुछ बेहतरीन नोट्स हैं। और आज हम इन्हीं की मदद से उन दो नियमों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। पहला है शक्ति का संतुलन या बैलेंस ऑफ पावर, और दूसरा है निवारण यानी डिटेरेंस। तो हमारा मिशन है कि इन भारी भरकम शब्दों के पीछे छिपे असली मतलब को आसान भाषा में समझें। तो चलिए इस शतरंज के खेल का पहला नियम समझते हैं, शक्ति का संतुलन। ये जो है, ये राजनीतिक यथार्थवाद यानी पॉलिटिकल रियलिज्म की सोच का आधार है। अच्छा। इसका सबसे मूल विचार ये है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है, यानी एनार्किक है। अराजक? इसका मतलब ये तो नहीं कि हर जगह मारकाट मची हुई है? नहीं, उसका मतलब वो नहीं है। यहाँ अराजक का मतलब है कि दुनिया में कोई एक विश्व सरकार या ग्लोबल पुलिस नहीं है जो देशों को नियंत्रित कर सके। मतलब कोई बॉस नहीं है? कोई बॉस नहीं है। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं हैं, पर उनके पास किसी देश को आदेश देने की असली ताकत नहीं है। तो ऐसे में हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। अच्छा, तो जब कोई ऊपर बैठा हुआ नहीं है तो हर देश का सबसे पहला और सबसे जरूरी लक्ष्य है अपनी उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल। बिल्कुल। सीधी भाषा में कहें तो बस किसी तरह दुनिया के नक्शे पर टिके रहना, अपनी हस्ती को बचाए रखना। और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश एक दूसरे की शक्ति को संतुलित करने की कोशिश करते हैं। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई एक देश इतना ज्यादा शक्तिशाली न हो जाए कि वो दूसरों के अस्तित्व के लिए ही खतरा बन जाए। ये एक तरह का, आप कह सकती हैं कि प्राकृतिक नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण। मुझे हमेशा ये जानने की उत्सुकता रही है कि क्या दो ध्रुवों वाली दुनिया जैसे शीत युद्ध के दौरान थी, ज्यादा स्थिर होती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि तब सबको पता होता है कि कौन किसकी टीम में है। अमेरिका या सोवियत संघ, क्या वो आज की बहुध्रुवीय दुनिया से ज्यादा सुरक्षित थी? देखिए, उस व्यवस्था को साधारण संतुलन या सिंपल बैलेंस कहते हैं, जो दो शक्तियों के बीच होता है। अच्छा। ये समझना आसान होता है और इसमें अंदाजा लगाना भी, लेकिन इसमें तनाव बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हर छोटी बड़ी घटना को दोनों खेमे अपनी हार जीत से जोड़कर देखते हैं। और आज की दुनिया वो बहुध्रुवीय संतुलन या मल्टीपल बैलेंस का उदाहरण है, जहां अमेरिका, चीन, रूस, भारत, यूरोपीय संघ, मतलब कई शक्तियां हैं। ये तो बहुत ज्यादा जटिल लगता है। हाँ, ये ज्यादा जटिल है, ठीक वैसे ही जैसे 2 लोगों के शतरंज के मुकाबले 100 लोगों का शतरंज का खेल ज्यादा जटिल होगा। सही बात है। यहाँ समीकरण बहुत तेजी से बदलते हैं। आज जो दोस्त है वो कल किसी और मुद्दे पर आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है। लेकिन इसकी एक खूबी ये है कि इसमें जोखिम बढ़ जाता है। कोई एक देश पूरी व्यवस्था पर हावी नहीं हो सकता। तो ये संतुलन, ये साधा कैसे जाता है? इसके तरीके क्या हैं? मुख्य रूप से 2 रास्ते हैं। पहला है आंतरिक संतुलन यानी इंटरनल बैलेंसिंग, और दूसरा है बाहरी संतुलन यानी एक्सटर्नल बैलेंसिंग। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं तो ये ऐसा है जैसे एक पहलवान या तो रोज जिम जाकर अपनी ताकत बढ़ाए, ये हुआ आंतरिक संतुलन। हाँ। या फिर लड़ाई के लिए अपने कुछ दोस्तों को साथ ले आए, ये हो गया बाहरी संतुलन। क्या बेहतरीन एनालॉजी है, बिल्कुल यही बात है। आंतरिक संतुलन में देश अपनी सैन्य शक्ति और आर्थिक ताकत खुद बढ़ाता है। अच्छा। जब हम अखबारों में पढ़ते हैं कि चीन ने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है या भारत ने एक नई मिसाइल का परीक्षण किया है, तो वो असल में इसी आंतरिक संतुलन का एक बहुत बड़ा पब्लिक सिग्नल है। और बाहरी संतुलन के लिए तो फिर गठबंधन यानी अलायंसेस बनाए जाते हैं। हाँ, जब किसी देश को लगता है कि खतरा इतना बड़ा है कि वो अकेले उसका सामना नहीं कर सकता, तो वो दूसरे देशों के साथ हाथ मिलाता है, जैसे नाटो। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण तो नाटो है, जो शीत युद्ध में सोवियत संघ को संतुलित करने के लिए बना था
और आज के दौर में इसका एक बहुत दिलचस्प उदाहरण क्वाड है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं, हाँ जो चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसे जानबूझकर एक सैन्य गठबंधन नहीं कहा जाता, हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया है। बल्कि रणनीतिक संवाद का मंच बताया जाता है। यह दिखाता है कि 21वीं सदी में बाहरी संतुलन कैसे पारंपरिक संधियों से हटकर ज्यादा लचीले और अनौपचारिक प्रारूप अपना रहा है, ताकि किसी को सीधे सीधे दुश्मन भी ना बनाया जाए और सहयोग की गुंजाइश बनी रहे। एकदम सही। तो संतुलन साधने का सबसे पुराना और सीधा तरीका तो यही लगता है कि हथियार जमा करो, अपनी सेना बड़ी कर लो। बिल्कुल, जिसे कहते हैं शस्त्रों को बढ़ाना या आर्मामेंट। और आज भी देखिए, दुनिया के बड़े देशों का रक्षा बजट आसमान छू रहा है, या उसी आंतरिक संतुलन की होड़ है। लेकिन ये एक महंगा और थका देने वाला रास्ता है, इसीलिए देश दूसरा तरीका अपनाते हैं, संधियां यानी अलायंसेस, जैसा हमने भी बात की। हाँ, और इतिहास में कुछ और भी क्रूर तरीके अपनाए गए हैं, जैसे विभाजन और क्षतिपूर्ति, यानी पार्टीशन एंड कॉम्पेंसेशन। ये क्या है? ये यथार्थवादी राजनीति का एक स्याह पक्ष है। इसका मतलब है कि बड़ी शक्तियां किसी छोटे या कमजोर देश को आपस में बांट लेती हैं ताकि उनके बीच शक्ति का संतुलन बना रहे। अच्छा। 18वीं सदी में पोलैंड का 3 बार विभाजन होना इसका सबसे दुखद उदाहरण है, जब रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने उसे आपस में बांट लिया था। ये तो बहुत ही डरावना है। एक और तरीका बताया गया है, मध्यवर्ती राज्य यानी बफर स्टेट्स बनाना। हाँ, ये एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति है। 2 बड़ी प्रतिस्पर्धी शक्तियों के बीच एक छोटा तटस्थ राज्य बना देना ताकि उनकी सीमाएं सीधे न टकराएं, ताकि एक बफर रहे। हाँ, इससे गलतफहमी या छोटी-मोटी झड़प के बड़े युद्ध में बदलने का खतरा कम हो जाता है। जैसे? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ब्रिटिश भारत और रूसी साम्राज्य के बीच अफगानिस्तान। अच्छा। अफगानिस्तान ने एक बफर का काम किया। अच्छा, और एक आखिरी तरीका जो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है, वो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना। जैसे गणतंत्र दिवस की परेड में मिसाइलों और टैंकों को दिखाना। हाँ, ये सिर्फ एक जश्न नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक संदेश है। मतलब ये सिग्नलिंग है। बिल्कुल। अपने नए हथियारों का प्रदर्शन करके या बड़े सैन्य अभ्यास करके देश अपने विरोधियों और दोस्तों दोनों को ये संकेत देते हैं कि हमारी ताकत को कम मत आंकना। ये भी संतुलन बनाए रखने की राजनीति का एक अहम हिस्सा है। लेकिन हर बार ताकत का जवाब ताकत से देना, ये तो बहुत महंगा पड़ सकता है। इसमें हमेशा युद्ध का खतरा बना रहता है। बिल्कुल। क्या कोई ऐसा तरीका है कि लड़ाई की नौबत ही ना आए, कि सामने वाला हमला करने से पहले 100 बार सोचे? बिल्कुल। और यहीं से इस वैश्विक शतरंज का दूसरा और शायद ज्यादा जटिल नियम शुरू होता है। अच्छा। ये राजनीति का एक मनोवैज्ञानिक खेल है, जिसे हम निवारण या डिटरेंस कहते हैं। निवारण यानी किसी को कुछ करने से रोकना। बिल्कुल। हाँ। ये सिर्फ सैन्य ताकत के बारे में नहीं है, ये दिमाग से खेलने के बारे में है। एकदम सही। निवारण की सफलता सिर्फ इस बात पे निर्भर नहीं करती कि आपके पास कितनी टैंक या मिसाइल हैं। ये 2 चीजों पर टिकी है। क्या है वो? पहली है क्षमता यानी कैपेबिलिटी, और दूसरी है विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी। मतलब आपके पास धमकी को सच करने की ताकत होनी चाहिए, ये हुई क्षमता। सही। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपके दुश्मन को ये यकीन हो कि जरूरत पड़ने पर आप उस ताकत का इस्तेमाल करने से हिचकेंगे नहीं। ये हुई विश्वसनीयता। बिल्कुल। अगर विश्वसनीयता नहीं है तो दुनिया की सबसे बड़ी सेना भी किसी को डरा नहीं सकती। एकदम सही कहा। और इसके भी 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला है प्रत्यक्ष निवारण यानी डायरेक्ट डिटरेंस। डायरेक्ट डिटरेंस, इसका सीधा सा मतलब है अपने देश पर होने वाले हमले को रोकना। भारत की परमाणु नीति का मुख्य लक्ष्य यही है। अच्छा। और दूसरा है विस्तारित निवारण यानी एक्सटेंडेड डिटरेंस। इसका मतलब है अपने किसी सहयोगी देश पर हुए हमले को अपने ऊपर हुआ हमला मानना और उसकी रक्षा करना। जैसे अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान। हाँ, जैसे अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी यूरोप को सोवियत संघ के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी दी थी। इस निवारण की रणनीति को लेकर शीत युद्ध में 2 बड़ी दिलचस्प अमेरिकी नीतियां थीं। पहली थी व्यापक प्रतिशोध यानी मैसिव रिटेलिएशन। ये सुनने में ही बहुत खतरनाक लगती है। ये थी भी खतरनाक। ये आइजनहावर प्रशासन की नीति थी और इसका सीधा सा संदेश था, अगर सोवियत संघ ने हमारे या हमारे सहयोगियों के खिलाफ किसी भी स्तर का हमला किया, किसी भी स्तर का, हाँ, चाहे वो छोटा मोटा पारंपरिक हमला ही क्यों ना हो, तो हमारा जवाब बड़े पैमाने पर परमाणु हमला होगा। अरे
मतलब अगर किसी ने आपकी साइकिल को धक्का भी मार दिया तो आप उसके जवाब में टैंक लेकर पहुंचे। बिल्कुल। इस धमकी पर कोई यकीन कैसे करेगा? यही इसकी सबसे बड़ी खामी थी। इस धमकी में विश्वसनीयता की बहुत बड़ी कमी थी। कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि एक छोटी सी झड़प के लिए अमेरिका पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध में झोंक देगा। इसीलिए ये नीति ज्यादा कारगर नहीं हुई। तो इसके जवाब में आई लचीली प्रतिक्रिया, यानी फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स की नीति। हाँ, जिसे केनेडी प्रशासन ने अपनाया। ये ज्यादा समझदारी भरी नीति थी। इसमें क्या था? इसका विचार था कि हर तरह के हमले के लिए अलग अलग तरह का जवाब तैयार होना चाहिए। अगर पारंपरिक हमला हो तो जवाब भी पारंपरिक हथियारों से हो। अच्छा। अगर सीमित परमाणु हमला हो तो जवाब भी वैसा ही सीमित हो। इससे निवारण ज्यादा विश्वसनीय बन गया, क्योंकि दुश्मन को पता था कि आपके पास हर स्थिति के लिए एक प्लान है। शीत युद्ध खत्म होने के बाद तो लगा होगा कि अब इस निवारण की जरूरत नहीं रही। कई लोगों को ऐसा ही लगा था, लेकिन इसकी प्रासंगिकता कभी कम नहीं हुई। अच्छा। आज ये भारत पाकिस्तान और भारत चीन जैसे परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के संदर्भ में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। दोनों पक्ष जानते हैं कि एक बड़े युद्ध की कीमत पूरी तरह से विनाशकारी होगी, और यही ज्ञान ही उन्हें एक सीमा से आगे बढ़ने से रोके रखता है। लेकिन 9/11 के हमलों के बाद एक नई चुनौती सामने आई, गैर राज्य अभिनेता यानी नॉन स्टेट एक्टर्स। हाँ, आतंकवादी संगठन। इन्हें डराना तो किसी देश को डराने से बिल्कुल अलग है। हाँ, और ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती है। आप एक आतंकवादी संगठन को किस चीज की धमकी देंगे? सही बात है। उनके पास खोने के लिए कोई जमीन, कोई परिभाषित अर्थव्यवस्था या बड़ी आबादी नहीं होती जिसे आप निशाना बना सके। वे अक्सर छिपकर काम करते हैं, इसलिए पारंपरिक निवारण के सिद्धांत उन पर लागू ही नहीं होते। अब अगर हम खासतौर पर भारत की बात करें तो ये साफ है कि भारत की पूरी परमाणु नीति का आधार ही निवारण है। ये हमला करने के लिए नहीं, बल्कि हमला रोकने के लिए है। ये समझना बहुत जरूरी है। भारत के परमाणु हथियार किसी देश पर कब्जा करने या अपनी धौंस जमाने के लिए नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य है भारत पर होने वाले किसी परमाणु हमले या परमाणु ब्लैकमेल को रोकना। ये एक पूरी तरह से रक्षात्मक नीति है। और इसी नीति के दो मजबूत स्तंभ हैं। पहला है पहले उपयोग नहीं, यानी नो फर्स्ट यूज। हाँ, भारत ने ये संकल्प लिया है कि वो कभी भी किसी देश पर परमाणु हमला करने वाला पहला देश नहीं बनेगा। ये एक बहुत बड़ी नैतिक और रणनीतिक घोषणा है। लेकिन इसी नीति का दूसरा हिस्सा ये कहता है कि अगर भारत पर परमाणु हमला होता है तो हमारा जवाबी हमला इतना भयानक और विनाशकारी होगा कि दुश्मन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और दूसरा स्तंभ है विश्वसनीय न्यूनतम निवारण, यानी क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। इसका क्या मतलब है कि न्यूनतम कितना? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। न्यूनतम का मतलब कोई निश्चित संख्या नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है कि भारत हथियारों की अंधी दौड़ में शामिल नहीं होगा। वो केवल उतनी ही परमाणु हथियार रखेगा जितने अपनी सुरक्षा और एक विश्वसनीय जवाबी हमले की क्षमता को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। न उससे कम, न उससे ज्यादा। बिल्कुल। ये भारत की एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति होने की छवि को मजबूत करता है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें, शक्ति का संतुलन एक अराजक दुनिया में देशों के लिए अपनी बका यानी सर्वाइवल सुनिश्चित करने का एक यथार्थवादी और कभी ना खत्म होने वाला खेल है। और निवारण उसी खेल में युद्ध को शुरू होने से पहले ही रोकने की एक मनोवैज्ञानिक कला है, जो क्षमता और विश्वसनीयता के दो स्तंभों पर टिकी है। इसका मकसद लड़ाई जीतना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि लड़ाई की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि ये दोनों अवधारणाएं, मतलब ये पत्थर की लकीर नहीं है, ये दुनिया की शक्ति संरचनाओं के साथ लगातार बदलती रहती हैं। हाँ। द्विध्रुवीय से बहुध्रुवीय दुनिया में संतुलन के मायने ही बदल गए। हाँ, और खतरों की प्रकृति भी बदल गई है। पारंपरिक सेनाओं के अलावा अब आतंकवादी समूह एक बड़ी चुनौती हैं, जिनके खिलाफ पुराने नियम पूरी तरह कारगर नहीं होते। तो ये हमें भविष्य के लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। बिल्कुल। और वो सवाल ये है कि साइबर युद्ध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्थिक प्रतिबंधों के इस युग में शक्ति और खतरे की पारंपरिक परिभाषाएं कैसे बदल रही हैं? जब एक देश दूसरे की पावर ग्रिड को हैक कर सकता है या उसकी अर्थव्यवस्था को पंगु बना सकता है, तो 21वीं सदी में आंतरिक और बाहरी संतुलन के नए साधन क्या हो सकते हैं? क्या एक मजबूत साइबर डिफेंस सिस्टम आज के दौर का नया आंतरिक संतुलन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब आने वाली पीढ़ी की विदेश नीति को तय करेंगे।